दो पॉइंट हैं। अगर आप हाउसिंग की ग्रोथ की बात करेंगे तो ज़रूर दिखेगी, लेकिन आप प्राइस के ग्रोथ की बात करेंगे तो शायद वो ना दिखे ओके। उस कंपैरिजन में। और उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो जितनी छोटी सिटीज़ होती हैं वहाँ अर्बन स्प्रॉल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं होता। और तो जो प्राइस जो होता है उसके अंदर जो आपका ग्रोथ होती है वो भी मॉडरेट रहती है। और यही कारण है कि जितनी भी छोटी सिटीज़ हैं वहाँ सिटी सेंटर को छोड़ दीजिए, बाकी सारी जगह पे जो क्योंकि इतनी लैंड अवेलेबिलिटी होती है वहाँ पे उस लेवल की ग्रोथ नहीं दिखती है। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा भी नहीं है कि हर शहर के अंदर जो है आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी और हर शहर के अंदर आपको और कुछ शहर हैं जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। हर शहर के अंदर कुछ ऐसे वेक्टर्स ऑफ लोकेशन होंगी जो आपको हाई ग्रोथ दे सकती हैं, लेकिन आपको केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। टायर 2 सिटीज़ की का समय है, बीच में ग्रोथ हो रही थी पहले। अगर हम 60 सिटीज़ अगर कवर करते थे तो टायर 1 सिटीज़ जो टॉप 8 सिटीज़ हैं उनका कंट्रीब्यूशन टोटल सेल्स का 20-21% होता था, जो बढ़ के 29% हो गया। तो ये नहीं था कि टोटल वॉल्यूम भी बढ़ा और साथ में उनका कंपोजिशन भी बढ़ा। ड्यूरिंग कोविड टाइम वो कम हुआ था, लेकिन अब हमें वापस से उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके की इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट वापस से, जैसे CLSS स्कीम जिसका विड्रॉल हो गया था 2021 के बाद में, अगर उसका री इनिशिएशंस हो जाता है जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कहाँ ख़रीदें। तो उसके एलिमेंट ये है कि आपकी प्रॉपर डेंसिटी है, हैबिटेबल लोकेशन है, रेंटल यील्ड अच्छी है, तो आपकी प्राइस की ग्रोथ की प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं, चाहे वो छोटी सिटी हो चाहे बड़ी सिटी हो। जी। और आप लैंड में ख़रीदें तो लैंड जितनी हैबिटेबल है उतनी ज़्यादा ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर आप बहुत फार अवे लोकेशन पे हैं जहाँ इकोनॉमिक इंट्रैक्शन और डेमोग्राफिक इंट्रैक्शन बहुत कम है, वहाँ पे स्पेकुलेटिव इंक्रीज हो जाती है, लेकिन फंडामेंटली जो है ना उसके अंदर कोई डायनामिक्स होती नहीं है। तो ये केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। तो अरविंद सर, क्या अभी भी टियर 1 सिटीज, बड़े मेट्रो ज़्यादा सेफर बेट होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए बनिस्बत की टियर 2 की तरफ देखा जाए? अभी उन्हें शायद थोड़ा सा परिपक्व होने में या एक अपने उफान पे आने में थोड़ा और वक्त है। जी, दो अलग-अलग बातें हैं इसलिए 1 मिनट में कहना चाहूँगा। सबसे पहले ये, अगर आप प्योरली एज़ इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं, तो आप एक रीज़नेबल टाइम फ्रेम के हिसाब से लगाते हैं। उस लिहाज से आज भी टियर 1 सिटीज़ या टियर 1 सिटीज़ के जो आसपास के आउटस्कर्ट्स के लोकेशन है, वो मेरे ख्याल से एक बेटर चॉइस होगी, अगर आपके बजट में और आपके मन मुताबिक प्रॉपर्टी मिल जाए। और उसकी बेसिक वजह ये है कि इनमें ग्रोथ थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर है और निश्चित है। टियर 2 सिटीज़ में पंकज भी कह रहे थे कि वो फिर आपको ऑप्शंस तो बहुत सारे, चुनिंदा, हाँ। हाँ, और आपको बहुत छांट के शायद निकालना पड़े और आपको इंतज़ार भी करना पड़ेगा। एज एन इन्वेस्टर शायद आपके लिए बहुत मुनासिब नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, पिछले कुछ वर्षों में, और ख़ासकर बार बार हम कोविड पे लौट के ज़रूर जाते हैं क्योंकि वहाँ से एक बहुत बड़ा डिपार्चर आया है। इसमें क्या हुआ है कि इकोनॉमी के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे IT कंपनीज़ हैं, IT एनेबल्ड कंपनीज़ हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि वर्कफोर्स जो है वो टियर 2 सिटीज़ में रह के काम करेगी, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई बैंगलोर आ जाए, हर कोई हैदराबाद आ जाए। उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी तरफ से, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू कर दी हैं। जो नई जनरेशन ऑफ वर्कफोर्स में आ रही है उसके लिए ये बड़ा आसान सा चॉइस है कि वो अपनी सिटी में रहे, वहीं पर अगर वो इन्वेस्ट कर सके कुछ समय बाद, अगर अच्छे ऑप्शन मिलें। और हमने अभी कुछ स्टडीज़ की थी, इस चीज़ का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया है कुछ जो फॉरवर्ड लुकिंग डेवलपर्स हैं, न सिर्फ डेवलपर्स बल्कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी। उन्होंने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया है कि जो नई वर्कफोर्स आ रही है, अगर हम इसको, एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ मिल ही रही है, बड़ी कंपनियां एम्प्लॉयमेंट वहीं दे रही हैं उसी शहर में, चाहे वो तिरुपति हो, चाहे भुवनेश्वर हो, चाहे कहीं भी। अब अगर वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, अगर वहाँ पर वो सोशल फैसिलिटीज़ लगाएं और साथ में अच्छे रियल एस्टेट चॉइसेस दें, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो ये आज शायद दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आने वाले कुछ समय में ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये दोनों बातें नहीं, अलग हैं। आपकी बात शायद काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बड़े शहर, चाहे दिल्ली या बॉम्बे, वही कोविड के आसपास वो मूव किया, उनके कंपनी ने उन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दी और अब वहाँ शायद उन्हें वही जॉब मिल गया या वो कर रहे हैं। और सबसे पहला काम जो उन लोगों ने जाके किया अपने घरों में, वो घर खरीदे। तो इन्वेस्ट तो उन्होंने कर दिया। तो ऐसे उदाहरण और भी हो सकते हैं, ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब क्विकली दो सवाल आप लोगों से। एक तो पंकज जी, हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि निवेश तो करना है, लेकिन दुकान, मकान या फिर प्लॉट,
देखिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। अगर आप कोई लोकेशन है जिस पे क्रिटिकल मास आने लगा है तो वहाँ पे शॉप में आपको ज़्यादा ग्रोथ दिखाई देती है, क्योंकि जब तक हैबिटेशन नहीं आता है शॉप खुलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो शॉप के प्राइसेस सबड्यूड होते हैं, हालांकि वो रेजिडेंशियल से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे ही डेंसिटी आती है और हैबिटेशन आता है तो शॉप के प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा। तो अगर आप जहाँ पे हैबिटेशन लिमिटेड है, अगर कुछ लोग आए हैं रहने के लिए, तो आपको 5-6 हज़ार रुपये का भाव अगर चल रहा है, और जैसे ही हैबिटेशन आया और अच्छी डेंसिटी बन गई तो आपके वो भाव 15 से 20 हज़ार रुपये तक होते हैं। तो शॉप जो है अगर हैबिटेबल लोकेशन है और लाइकली टू बी हैबिटेबल है तो वो बढ़िया है। लैंड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन लैंड को आपका चुनाव बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। अगर हैबिटेबल लोकेशन है तो लैंड ज़्यादातर मिलती नहीं है आसानी से। ज़्यादातर लैंड जो है आपको बहुत ही फार अवे लोकेशन पे होती है, वहाँ पे स्पेकुलेटिव इंक्रीज बहुत ज़्यादा होती है। या फिर आप लैंड उस जगह पे खरीदिए जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कोई इकोनॉमिक हब बनने वाला हो। तो अगर आप उसके सराउंडिंग में ख़रीदेंगे तो आपके ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स आते हैं। रेजिडेंशियल जो है वो सबसे अच्छा सेफ बेट होता है। अगर आप हैबिटेबल लोकेशंस पे रखते हैं तो उसमें आपके रेंटल पे जाने के भी प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं और प्राइस का एप्रिसिएशन होता है। तो ये एक तरीके से सेफ़र बेट है और आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। चलिए, तो अच्छे से आपने समराइज कर दिया कि किस परिस्थिति में आप किस चीज़ को देंगे। एट लास्ट अरविंद सर, दूसरे जो भी एसेट क्लास है, चाहे शेयर मार्केट हो गया, सोना हो गया, और उसके मुकाबले रियल एस्टेट, आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए, इसका आंसर मैं इस तरह से दे सकता हूँ। मान लीजिए आपने मुझे 1 करोड़ रुपए दे दिए कि इन्वेस्ट करो और उसमें कुछ करके दिखाओ। अगर आपने ये कंडीशन लगाई है कि ये ले जाओ, 3 महीने बाद इस 1 करोड़ को 1.5 करोड़ बना के ले आओ, लेकिन अगर ये 50 लाख भी हो जाए तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, तो शायद मैं उसे लगा दूँगा इक्विटी मार्केट्स में आज की तारीख में। अगर कंडीशन ये है कि आप इसको 3 साल में बढ़िया 9-10% की रिटर्न बना के वापस ले आएँ, तो मैं किसी रिटेल एसेट में लगा दूंगा, रिटेल रियल एस्टेट में लगा दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि 9-10% की रिटर्न, कमर्शियल रिटर्न मुझे मिल जाए प्री टैक्स। अगर ये कंडीशन है कि 27-28-20% के आसपास की रिटर्न लेके आओ, लेकिन समय तुम्हें देता हूँ लंबा, तो शायद मैं एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा खरीदूंगा, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करूंगा और फिर उसको बेच के वो पैसे वापस कमाऊंगा 20-25% की IRR पे। और अगर कंडीशन ये है कि 15-16 साल तुम्हें दिए, आराम से रिटर्न आए, लेकिन 15-16 साल बाद जब बेचो तो ये 1 करोड़ जो है वो 2-2.5-3 करोड़ बन के निकले, तो मैं जाके एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट खरीद लूँगा। तो ये हमारा पर्पस क्या है उस इन्वेस्टमेंट में, हमारी उससे रिटर्न की उम्मीद क्या है, उस हिसाब से हम तय कर सकते हैं। मेरा ख्याल है दर्शकों में भी हर किसी के पास अलग अलग बहुत अच्छा जवाब, और इसमें कई और सवालों के भी जवाब आपने दे दिए।